माय डियर स्टूडेंट्स, टीच स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज ए केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करें और आज ही हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। केमिस्ट्री में जैसा कि हमने बताया सिलेबस के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे। बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप 8 चैप्टर पढ़ने वाले हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने लोग अभी तक नए जुड़ रहे हो वो सब्सक्राइब करते चलेंगे ताकि आपको हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। टाइम सबको पता होगा, 7 बजे से लाइव हम लोग आते हैं, 7 बजे सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। और इतना याद रख लेंगे, अगर मैं किसी का चैट बॉक्स में नाम ना पढ़ पाऊं तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज इतने ज्यादा नंबर में स्टूडेंट्स रहते हैं, अगर चैट में नाम पढ़ने लगे काफी ज्यादा टाइम जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एंड कोशिश रहेगी हमारी मैक्स टू मैक्स टॉपिक कवर करने की। धीरे धीरे पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं कि इस बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में कौन कौन सा कंटेंट हमें पढ़ना है, मतलब कौन कौन सा चैप्टर आप सभी को पढ़ना होता है। चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर आपको क्या आता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चैप्टर आता है दैट इज ए केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड चैप्टर जो आता है दैट इज ए केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, हम केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, दूसरा चैप्टर है। थर्ड चैप्टर आपके सामने है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फोर्थ है इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फिर हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर आपका आता है सिंथेटिक डाइज। तो ये 8 चैप्टर हम लोग टोटल पढ़ने वाले हैं। सो आगे चलने से पहले ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये आप रखे रहेंगे। और इतना याद रखिएगा कि बुक सब लोग परचेज कर लीजिए। अगर जो भी बुक ना परचेज की हो उसके लिए मैं ऑप्शन बता रहा हूं। तो चैप्टर 1 जो है दैट इज ए केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के साथ, उसी जोश के साथ और पूरे फुल एनर्जी के साथ। सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी आपकी क्लास चल रही होती है आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पर ही होना चाहिए, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज पढ़ाई जाएगी आपको याद होनी चाहिए उसी समय। ये नहीं है कि बाद में आप तैयार करोगे, एट द पॉइंट आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए जिसे हमारे पूछने पे आप तुरंत ऑन द स्पॉट आंसर दे सको, ठीक है। चलो सो दैट आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा आप अपना प्यार दिखा रहे हैं टीच स्ट्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे, टीच स्ट्रीम का एक और प्लेटफॉर्म है जो कि खुद टीच स्ट्रीम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करेंगे, जितनी भी बुक पीडीएफ होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होगी। आप फ्री स्टडी मटेरियल पर चले जाएंगे, बुक पीडीएफ पे जाएंगे, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो, ठीक है। पूरी बुक वहां पर दी गई है। नोट्स जो होंगे यहीं पर मिलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट सोचते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए सर, कहां से दे देंगे, यहां पर नोट्स आपको मिलती है प्रॉपर। इसलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको ये ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएगी। सो दैट चाहे आपको बुक पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे एंड फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, आपको बुक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज ए सेकेंड सेमेस्टर की जानकारी अगर हम आपको दे दें तो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लास है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आपकी लाइव है ऑन यूट्यूब एंड फिजिक्स और मैथ जो है एंड ऑन ऐप आपकी चल रही है क्लास। इसलिए अगर आप तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीच स्ट्रीम के ऐप में। उसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं टीच स्ट्रीम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं सेकंड सेमेस्टर की। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कहां से बैच ज्वाइन करें, वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो। तो लिंक जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आएगा जिसकी प्राइस अभी 2499 रखी गई है, मतलब 2500 जिसकी प्राइस रखी गई है। बट अभी के लिए अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2052 में मिल जाएगा, ओनली 2052 में मिल जाएगा और आप 2052 रुपए पे करके टोटल पा सकते हैं। इवन दिवाली ऑफर में 100 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है तो ये 1950 रुपए में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सॉरी होली ऑफर आई एम सो सॉरी, होली ऑफर में आपको ये 1950 रुपीज में ही आपको मिल जाएगा।
₹600 का डिस्काउंट मिल रहा है। सो देर मत कीजिए, आप जाइए और तुरंत इस बैच को परचेज कर सकते हैं। सो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम बात करते हैं किसके बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में। मतलब केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में जो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज ए बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से आगे हम चलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पर आते हैं, बट ध्यान से बने रहिएगा। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है सबसे पहले ये जानते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ना वो बायोकेमिस्ट्री से ही आता है। अब बायोकेमिस्ट्री है क्या उसके बारे में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे बायोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ व्हाट गोज ऑन विद इन द लिविंग सिस्टम। मतलब हम लोग जो जी रहे हैं ना इसमें क्या हो रहा है, इसके अपने लाइफ के बारे में हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। लिविंग सिस्टम टोटल अपने जीवन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। आगे दिखाया जा रहा है कि स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एट द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल। सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पर हम अपने इस जीवन को जिसमें हम स्टडी करते हैं दैट्स नोन एज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा टॉपिक आता है। कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल की जो क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा। इसलिए सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। काफी स्टूडेंट नहीं करते हैं और उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, सो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्लासिकल डिफिनीशन देखो, कार्बोहाइड्रेट्स की दो डिफिनीशन मिली थी। एक तो क्लासिकल डिफिनीशन जो कि पहले जानी जाती थी, उसके कुछ ना कुछ हमारे पॉइंट्स ऐसे मिले जहां पर वो फेल हो रही थी डिफिनीशन, तब हमारी मॉडर्न डिफिनीशन आई थी। सबसे पहले बात करते हैं हमारी क्लासिकल डिफिनीशन क्या थी, मतलब जो पुरानी डिफिनीशन चली आ रही थी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ते आ रहे थे, वो क्या थी। कार्बोहाइड्रेट्स नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब उसका हाइड्रेट, ठीक है, H2O। तो है क्या, देखो कार्बोहाइड्रेट्स इज ए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यहां पर लिखा जा रहा है ध्यान से समझना, कार्बोहाइड्रेट्स इज ए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पहले लोग यही जानते थे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता है, ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता है। काफी स्टूडेंट कह रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और बताइए, चलो कोई नहीं, थोड़ी देर बाद आते कार्बोहाइड्रेट्स पर, थोड़ी ही देर बाद आते हैं, थोड़ा बायोकेमिस्ट्री के बारे में और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं जिससे किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। चलो बायोकेमिस्ट्री जो होती है बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा डिटेल में इसको बारे में बताता हूं। देखिएगा जो बायोकेमिस्ट्री होती है, बायोकेमिस्ट्री ये दो प्रकार की होती है, एक बायो ऑर्गेनिक, एक बायो इनऑर्गेनिक। मतलब बायोकेमिस्ट्री में हम दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एक होता है बायो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एक बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है बायोकेमिस्ट्री में, एक बायो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है। अब मेन चीज हमें पढ़ना होता है बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब यहां पर हम टोटल पढ़ेंगे बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होता क्या क्या है। बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें पढ़ना है, अदर्स में भी हम कुछ दिखाते हैं, जिसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक हमारा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट, और दूसरी हमारी कैटेगरी जो है दैट इज ए अदर्स। मतलब आते ये भी हैं बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कैटेगरी में, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। एक बार सब लोग मुझे कंफर्म कराएंगे क्या स्लाइड सबको प्रॉपर दिख रही है, एज एवरीथिंग विजिबल, सबको विजिबल है, अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। चल अब एक इंपॉर्टेंट होता है, एक अदर्स होता है। इंपॉर्टेंट में कौन कौन से आते हैं मैं उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। इंपॉर्टेंट में जैसे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इंपॉर्टेंट में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड,
ये सब इंपॉर्टेंट में आता है, इसे हमें पढ़ना है एग्जैक्टली, इसे हमें पढ़ना है एग्जैक्टली। अदर्स में जैसे लिपिड्स हो गए, विटामिन हो गए, ये सब अदर्स में आते हैं। अदर्स में कौन कौन आते हैं? जैसे हमारे लिपिड्स हो गए, लिपिड्स, आगे विटामिन्स, आगे हार्मोन्स। बट हमें पढ़ना किसके बारे में है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सभी के बारे में पढ़ना है। पहला जो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा जो है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, दूसरा चैप्टर, फिर केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। बायो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखेंगे, बायो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में दैट इज इसमें आता है, जैसे हो गया आपका एसिड, एसिड, एसिड मतलब आप बोल सकते हैं HCl। और इसमें क्या आता है? बेस, बेस में आप बता सकते हैं NaOH। और इसमें आता है साल्ट, साल्ट एज ए टाइप ऑफ NaCl बता सकते हैं। और इसमें आता है वाटर, वाटर H2O, ये सभी आते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो आता है एसिड, बेस, साल्ट, वाटर, ये सब टाइप्स के आते हैं। ये हमारे बायो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए। मतलब हमें पढ़ना क्या है ये मेंशन कर लेंगे, हमें पढ़ना किसके किसके बारे में है? ये इसके बारे में, ये इसके बारे में पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं बायो केमिस्ट्री में। यस आर नो सब लोग बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यस आर नो चैट सेक्शन में तुरंत लिखेंगे यस आर नो। क्या सबको समझ में आया? क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लो। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हटा दें। क्लियर हुआ सबको? चलो अब बात करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हेडिंग लगा लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज ए कार्बोहाइड्रेट्स। चलो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। जैसा कि हम बता रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स इज ए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन का हाइड्रेट होता है एग्जैक्टली। और ये लिखा कैसे जाता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लिखा कैसे जाता है? जनरल फॉर्म इज रिटन एज, यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स जो लिखा जाता है, जो जनरल फार्मूला होता है इसका, जनरल फार्मूला दैट इज ए CxH2O का Y। इट मीन्स दैट ये बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आपको ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये इस टाइप का होता है कि CxH2O का Y। मतलब X और Y की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, बट ये कुछ इस टाइप का होना चाहिए। इस टाइप का है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है। पहले तो यही पता था कि अगर वो CxH2O के टर्म में है तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, बट ऐसा नहीं होता। अभी आगे मैं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर बताया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बता दिया गया क्या, ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक ही फार्मूला होता है, बस उसमें अंतर होता है, मैं आगे बताऊंगा ग्लूकोज फ्रक्टोज में। ठीक है, जैसे सुक्रोज एटसेट्रा। तो ये सभी क्या होते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट्स। ये सभी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और सुक्रोज हो गया। अगर इसे मैं दिखाना चाहूं आपको, इसे अगर मैं दिखाना चाहूं एक फार्मूले के तौर पे, जैसे आप फार्मूले के टर्म में देखना चाहिए, जैसे ग्लूकोज का मैं फार्मूला लेता हूं दैट इज ए C6H12O6। ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का, ग्लूकोज का C6H12O6। अब हम C6H12O6 को देखते हैं, क्या ये CxH2O का होल Y के टर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं? इसे देख सकते हैं हम। ये कुछ इस पर, कार्बन कितने 6 हैं और H2O कितना है ये बताओ मुझको? ये भी 6 है। ये लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स है ना। ठीक, ऐसे ही यही ग्लूकोज का, यही फ्रक्टोज का भी होता है। मैं सुक्रोज का अगर लिखता हूं C12H22O11, हाँ, ये कैसे लिखा जाएगा? C12H2O11। मिल गया, ये भी उस फॉर्म में लिखा गया।
यहां पर x की वैल्यू 6 मिली थी, y की वैल्यू 6 मिली, यहां पर x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 11। मतलब ये कुछ इस जनरल फॉर्म, इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। तो यस, हम बोल सकते हैं कि इट इज कार्बोहाइड्रेट्स। हम बोल सकते हैं कि इट इज कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों? क्योंकि उस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो इसका मतलब यह है कि पहले डिफिनीशन ये दी गई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या होता है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जो कि CxH2O के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, जैसे आपका फ्रक्टोज हो गया, जैसे आपका सुक्रोज हो गया, एटसेट्रा, जो भी पढ़ते हैं आप लोग, ये CxH2O के रूप में लिखा जा सकता है। ग्लूकोज का है C6H12O6, ये कैसे लिखा जा सकता है? C6H2O का होल 6। सुक्रोज है C12H22O11, ये लिखा जा सकता है C12H2O का होल 11। मतलब उस टर्म में अगर लिखा जा रहा है तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। ऐसा हमें पहले मालूम था, बट आओ आगे देखते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, टेक स्क्रीनशॉट। सुन, जो भी चीज बताई जाए उसको नोट डाउन करते रहा करो। ठीक है, आगे देखो, आगे बताया क्या जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है, ध्यान समझना कि वी दो वांट टू रिप्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स एज ए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हालांकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट दैट इज द नॉट राइट थिंग टू डू। ये सही नहीं है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट बोलना सही नहीं है। आगे कमियां क्या क्या मिली मैं बताता हूं। क्यों सही नहीं है? सबसे पहला पॉइंट, एज देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स दैट सेटिस्फाई सिमिलर क्राइटेरिया। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सिमिलर क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं, वो भी CxH2O का होल Y के रूप में लिखा जा सकता है, बट आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, CxH2O का क्राइटेरिया पूरा करते हैं, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है बताओ जरा हमको? CH3COOH। अगर मैं इसको लिखना चाहूं CH3COOH को क्या लिख सकता हूं? दो कार्बन C2, H कितने हैं? 4 O2, और इसी को हम लिख सकते हैं C2H2O का 2 ट्वाइस। ठीक है, ये इस फॉर्म में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, ये हमको बता दो। क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है, CxH2O के रूप में लिखा जा रहा है, बट इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट्स। इट्स नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हो? पहले तो हमें मालूम था CxH2O का होल Y, इस फॉर्म में अगर जो चीज लिखा जा रहा है, इस जनरल फार्मूले के टर्म में अगर कोई फार्मूला लिखा जा रहा है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है, बिकॉज हमें मालूम था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट दिस इज नॉट राइट थिंग टू डू, ऊपर लिखा जा रहा है, जिसमें पहला पॉइंट ये बताया गया कि ऐसे कई आपके कंपाउंड्स मिलेंगे जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, बट दे आर नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हमने तो एक एग्जांपल दिया एसिटिक एसिड, ऐसे कई एग्जांपल्स आप दे सकते हो कि वो आपके CxH2O का टर्म फॉलो करते हैं, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। क्या एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स है? नहीं है। अब कार्बोहाइड्रेट, काफी स्टूडेंट के मन में ये आ रहा, कार्बोहाइड्रेट्स पहचानेंगे कैसे? देखते चलो, अभी आगे मॉडर्न डिफिनीशन में ला रहा हूं, वहां से आप एग्जैक्टली बता सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे पहचानेंगे कि एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट्स है। दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि एंड देयर आर ए लॉट ऑफ कंपाउंड्स, और ऐसे कई कंपाउंड्स ऐसे भी हैं
विच डोंट सेटिस्फाई द फार्मूला, जो कि CxH2OY का फार्मूला सेटिस्फाई नहीं करते, बट दे आर कार्बोहाइड्रेट। मतलब आपको ये बताया गया जो ये जनरल फार्मूला CxH2OY का टर्म है, ये अगर फार्मूला ये होल्ड करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है। बट मैंने दो पॉइंट आपको बताया। पहला पॉइंट कि ऐसे कई ऐसे कंपाउंड हैं जो कि इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। दूसरी क्राइटेरिया बोला जा रहा है कि ये इस क्राइटेरिया को नहीं भी फॉलो करते, मतलब इस टर्म में नहीं भी लिखे जा सकते, बट आल्सो दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसको कैसे बताएं? इधर देखो, फॉर एग्जांपल के लिए मैं रैमनोस लेता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए रैमनोस क्या होता है? रैमनोस का फार्मूला होता है, रैमनोस का फार्मूला लिख लो C6H12O5। ये कार्बोहाइड्रेट्स है। इसको अगर आप लिखना भी चाहोगे ना CxH2O का होल Y के रूप में नहीं लिख सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं दिखाता हूं, अगर आप लिखना भी चाहोगे ना C6H12O5 को तो क्या हो जाएगा? C6H2O कितना बचा? 6, यहां पर 6 होना चाहिए बट यहां पर 5 ही होगा क्योंकि O5 ही है, एंड यहां पर एक टर्म आपका बच गया H2। क्या वो फार्मूला वैलिड किया? नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहां पर ये फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा था, यहां पर ये फार्मूला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। CxH2OY का टर्म नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, बट स्टिल रैमनोस इज ए कार्बोहाइड्रेट्स। ये है हमारा, इट इज ए कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है। वैसे कई बुकों में ये पढ़ाया नहीं जाता, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मॉडर्न डेफिनेशन दे दी जाती है, बट स्टिल पहले क्या हुआ था वो उसके बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए हमको। अगर कुछ जानकारी नहीं रहेगी तो आपको कभी पढ़ाना हुआ, किसी को बताना हुआ, व्यक्त करना हुआ तो कैसे आप कर पाओगे? ठीक है, इसलिए डिटेल में नॉलेज लेनी चाहिए। जो भी चीज पढ़ो डिटेल में पढ़ो। नोट कर लीजिए फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। क्लियर है? हटा दें इसको। चलो, मॉडर्न डिफिनीशन। मॉडर्न डिफिनीशन क्या होता है? मॉडर्न डिफिनीशन दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स आर एनी कंपाउंड विच प्रोड्यूस दीज आर हाइड्रोलिसिस। मॉडर्न डिफिनीशन क्या बोलती है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मतलब इसका मिरर इमेज बन सकता है। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब होता है इसका मिरर इमेज पॉसिबल होता है। जिसका मिरर इमेज पॉसिबल हो वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव कहलाता है। आया? अब ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी आपका एल्डिहाइड होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, और अथवा एनी सच कंपाउंड, ऐसे भी कंपाउंड्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच प्रोड्यूस दीज ऑन हाइड्रोलिसिस, जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर, उसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। ऐसे कंपाउंड भी आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। पहली चीज तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। अब जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वो भी ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, वही आपके कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। बट एक केस ऐसा भी होता है कि वो कंपाउंड भी जो या फिर जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पर वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं, वो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। आया? समझ में आया? चलो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात की जाए, दैट इज ए ग्लूकोज। सबसे अच्छा ऑप्शन है प्लस डी ग्लूकोज। मैं दिखाना चाहूंगा फॉर एग्जांपल के लिए, आप बता सकते हो फॉर एग्जांपल के लिए, दैट इज ए प्लस डी ग्लूकोज, प्लस डी ग्लूकोज। अब यहां पर प्लस क्या दिखा रहा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। याद रखना, प्लस डी ग्लूकोज क्या दिखा रहा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
और यल मतलब लेफ्ट साइड, लिवो रोटेटरी होता है, ठीक है। और मैं दिखाता हूं, सबसे पहले हमने प्लस डी ग्लूकोज बनाया, प्लस डी ग्लूकोज बनाया, और यहां पर देखा क्या इसका मिरर इमेज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, जस्ट उल्टा यल ग्लूकोज बन रहा है। तो डी ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का, प्लस डी ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार से ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, यहां पर देखो CHO ग्रुप लगा हुआ है तो इसलिए ये ग्लूकोज है, अगर ये कीटोन ग्रुप लगा होता तो यहां पर फ्रक्टोज बन जाता ना। तो यहां पर आप समझिए, अभी आगे चल के सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, फ्रक्टोज के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं, ग्लूकोज के बारे में पूरा एक व्याख्या ही होगा, एक उठा देंगे पूरी वीडियोस में, पूरा ग्लूकोज के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है, पूरी क्लास में वही चर्चा होगी ग्लूकोज के बारे में, उसके लिए चिंता ना करो, पहले समझो। प्लस डी ग्लूकोज, यहां पर प्लस क्यों लगा, प्लस लगने का मतलब ये है कि ये इसको राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, या फिर इसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोलते हैं। तो जो प्लस डी ग्लूकोज है वो हमारा एक अच्छा उदाहरण है। इसमें हमने लिया क्या, ग्लूकोज कैसे बनाते हो, पहले 6 कार्बन रख लो फटाफट से, देखो मैं समझाता हूं, ऐसे कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यहां पर CH2OH डायरेक्ट लगा सकते हो, CH2OH, ठीक है। अब पहले वाले कार्बन, यहां पर 4 कार्बन ऐसे होते हैं जो कि कायरल कार्बन होते हैं, 4 ऐसे कार्बन होते हैं जो कि कायरल कार्बन होते हैं, जिसपे मैं स्टार लगाऊंगा, 1 2 3 4 कायरल कार्बन, मतलब अदर कार्बन से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे आप, इसमें देखेंगे कि इस टर्म में मैं H जोड़ता हूं, इधर OH, ठीक है, या फिर ऐसे आप जोड़ सकते हैं, इधर H इधर O, CHO ग्रुप हो गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम एक्सप्लेन में करके लिख रहे हैं। इस तरफ OH, और मैं याद करने का ट्रिक भी बता रहा हूं, H OH, बाकी सब जगह OH इधर रहेगा, H इधर रहेगा, OH इधर रहेगा, H इधर रहेगा। मतलब याद रख लो, दूसरा वाला टर्म जो होगा, पहले वाले पे तो CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये पहला कायरल कार्बन, दूसरे कायरल कार्बन में हाइड्रोजन राइट साइड और OH लेफ्ट साइड रहेगा, बाकी पूरा OH राइट साइड ही होने वाला है। कैसे जानेंगे कि ये प्लस डी है, डी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। जब भी आपको देखना हो तो नीचे वाले से दूसरा वाला देखा करो, जब भी आपको देखना हो नीचे वाले कार्बन से दूसरा वाला कार्बन देखा करो। जैसे आपको अगर पहचानना हो ना, तो आप ये पहला कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, इसका OH जहां रहेगा, अगर ये राइट साइड है तो ये D होगा, अगर वो लेफ्ट साइड होगा तो वो क्या होगा, L होगा। जस्ट मिरर इमेज इसका बना देते हैं। तो यहां पर नीचे देखेंगे, नीचे वाले से जस्ट एक ऊपर वाला जो कार्बन होगा, इसका अगर देखेंगे तो OH इसमें लेफ्ट साइड जुड़ा है, इसलिए ये L ग्लूकोज है, इसलिए ये L ग्लूकोज है। बताओ कहीं भी ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो, डी ग्लूकोज और L ग्लूकोज के बारे में कोई भी ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो किसी को, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ, हटाएं इसको। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लस डी ग्लूकोज। प्लस डी ग्लूकोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस डी ग्लूकोज की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट, इट इज ए कार्बोहाइड्रेट, सिंपल, मतलब इसकी प्रॉपर्टी तो यही है कि ये पहला तो कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा, प्लेज प्रोमिनेंट रोल इन बायोकेमिस्ट्री। प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही स्पेसिफिक रोल होता है इसका, और बहुत ही अच्छा रोल प्रदान करता है ये, मतलब मेन कैरेक्टर होता है एक प्रकार से। जो ग्लूकोज होता है ना, वो बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर हम आपकी बात करें तो ना, अपनी भाषा में बात करें तो ये अहम भूमिका निभाता है बायोकेमिस्ट्री में। प्रोमिनेंट रोल उसे कहते हैं, अहम भूमिका निभाना। एंड मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा, अबंडेंट मतलब पाया जाने वाला, बायोमॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज बायोमॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सब्सटेंस है। अगला, ओमनी प्रेजेंट फ्यूल इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में ये ओमनी प्रेजेंट फ्यूल का कार्य करता है, मतलब ये
फ्यूल मतलब जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना तो उसे फ्यूल देते हो, वो एनर्जी का कार्य कर रहा है। तो वैसे बायोलॉजी में ना एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एनर्जी सोर्स का कार्य करता है। ओमिनी प्रेजेंट फ्यूल मतलब एक प्रकार का एनर्जी सोर्स का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है? एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स। बायोलॉजी में ये एक प्रकार का एनर्जी सोर्स का कार्य करता है, ठीक है। पहला क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट से, मेरे साथ बताओ। दूसरा, ये इट प्लेज प्रोमिनेंट रोल इन बायोकेमिस्ट्री। थर्ड, आप बताओगे मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन बायोमॉलिक्यूल। एंड फोर्थ, ये एक प्रकार का क्या करता है? ओमनी प्रेजेंट फ्यूल का कार्य करता है, जिसे आप एनर्जी सोर्स बोलोगे। आगे बढ़े, बहुत अच्छा। सोर्स ऑफ प्लस डी ग्लूकोज। सोर्स क्या होता है प्लस डी ग्लूकोज का? और सोर्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कहां से प्लस डी ग्लूकोज मिलता है हमको, प्लस डी ग्लूकोज मिलता कहां से है। चलो, प्लस डी ग्लूकोज लिखेंगे, ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस से मिलता है ना, मतलब फोटोसिंथेसिस से। इन प्लांट लीफ, पौधों की जो पत्तियां होती हैं ना, उसमें फोटोसिंथेसिस से ये मिलता है डी ग्लूकोज। कैसे? ये देखो, फोटोसिंथेसिस जब होता है उसमें किसके किसके प्रेजेंट में? CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O से रिएक्ट करके फोटोसिंथेसिस करती है प्लांट लीफ में, तब जाकर डी ग्लूकोज मिलता है। और जो इसका एक्सटर्नल सोर्स होता है, एक्सटर्नल सोर्स, ये तो अपने आप में करती है, CO2 और H2O के रिएक्ट करा करके ग्लूकोज आता है। और भी कुछ एक्सटर्नल सोर्स भी होना चाहिए वहां पर, ऐसे सिर्फ फोटोसिंथेसिस से नहीं आने वाला। एक्सटर्नल सोर्स क्या होती है? इट मस्ट बी प्रेजेंट इन सनलाइट। अरे किसी पौधे को सनलाइट से हटा दो तो वो सूख जाता है ना। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड इसको क्लोरोफिल मिलना चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? मेटल आयन कॉम्प्लेक्स होता है मैग्नीशियम का क्लोरोफिल। अगर जिसको ना मालूम हो तो लिख लो। जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल इज अ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम, मेटल आयन कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। मतलब आप समझो कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्लांट लीफ ना। प्लांट लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होता है CO2 प्लस H2O की मदद से, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इस सभी को मिला करके तब जाकर वो डी ग्लूकोज का निर्माण होता है। पौधों में डी ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब ये कैसे हमारे शरीर के अंदर जाता है, किस प्रकार से आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब सोर्स कहां से आता है वो आपको समझ में आ गया। वैसे इसे कोरिलेट ज्यादा कर पा रहे होंगे बायो के स्टूडेंट्स ना, हम जैसे मैथ वाले स्टूडेंट्स को कम रिलेट समझ में आ रहा होगा। मैथ वाले तो बहुत चक्के होंगे कि सर ये क्या चल रहा है। अरे पढ़ लो यार, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी का टर्म है ये केमिस्ट्री में। बायोलॉजी वाले तो रट के बैठे होंगे, उनको तो ऐसे लग रहा होगा जैसे तुम लोगों को जब इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं ना, तो बायोलॉजी वाले का दिमाग नहीं खराब हो जाता है इंटीग्रेशन पढ़ते हुए, तो तुम लोग ऐसे देख के बता देते हो हाँ अरे सर ये तो हवा है। वैसे बायो वाले कहेंगे अरे सर क्या बता रहे हो इसको, क्या बता रहे हो उसको। चलो, स्टोरेज ऑफ प्लस डी ग्लूकोज, स्टोर कहां होता है प्लस डी ग्लूकोज? सोर्स तो है इसका, फोटोसिंथेसिस होता है, CO2 प्लस H2O, लाइट होनी चाहिए सनलाइट में, एंड क्लोरोफिल, ये चार चीजें हैं। सोर्स क्या होता है समझ में आ गया। स्टोरेज क्या होता है देखो मैं बताता हूं स्टोरेज के बारे में। सबसे पहले ध्यान देंगे, जो डी ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज, यहां पर ध्यान दीजिएगा, डी ग्लूकोज ये इन टर्म ऑफ स्टार्च, इतने रूप में मिलता है, स्टार्च, इन टर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन टर्म ऑफ सेलुलोज,
सेलुलोज। जहां पर OSE आए ना मतलब शुगर, जब भी OSE की बात की जाए तो ये मतलब शुगर दिखाता है, हमेशा याद रखना। OSE की बात आए तो मतलब शुगर, जहां भी OSE की बात आए उधर ही आपका शुगर हो जाता है, ठीक है। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज इस टर्म में होता है। अब स्टार्च में क्या पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, मैं सब कुछ समझा दूंगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जो आपको न समझ में आए। जो डी ग्लूकोज होता है वो 3 टर्म में मिलता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, ठीक। आओ देखते हैं। स्टार्च जो होता है इन प्लांट सीड, लिखेंगे इसमें, इन प्लांट सीड एज अ फूड। प्लांट सीड में एज ए फूड के रूप में मिलता है, एज ए फूड के रूप में मिलता है। प्लांट सीड में एज ए फूड के रूप में मिलता है क्या, स्टार्च, ग्लूकोज स्टार्च के रूप में प्लांट सीड में एज ए फूड का कार्य करता है। बट ग्लाइकोजन भी 3 टाइप्स के निकल करके आते हैं। ग्लाइकोजन आपके 3 टाइप्स के निकल करके आते हैं। कैसे कैसे, यहां पर देखो, सब कुछ समझा देंगे, टेंशन ना लेना। एक एनिमल स्टार्च, दूसरा दैट इज ए ट्रांसपोर्टेड, लिखेंगे ट्रांसपोर्टेड विया ब्लड सिस्टम, और तीसरा जो निकल करके आता है दैट इज ए स्टोर्ड इन लीवर। पहली बात तो ये एनिमल स्टार्च के रूप में मिलता है, ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है, एनिमल स्टार्च के रूप में। और ये एनिमल स्टार्च के रूप में तो मिलता है, मतलब स्टार्च क्या है, एज ए फूड का आकार करता है, हमारे अंदर जाता है एज ए फूड के रूप में। ग्लूकोज, तभी तो ग्लूकोज हमारे अंदर है, तभी तो एनर्जी आती है। जैसे आप लोगों को कभी कभी क्या होता है कि जैसे कभी कभी सुस्ती आ जाती है प्रकार की, मतलब थकान बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो डॉक्टर क्या लिखते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए, ग्लूकोज ना। तो ग्लूकोज में एनर्जी आती है, एज ए फूड के रूप में होता है। बट अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो वो क्या होता है कि एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है, ये एनिमल स्टार्च के रूप में पाया जाता है। दूसरी चीज, ट्रांसपोर्टेड विया ब्लड सिस्टम, ब्लड सिस्टम के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होता है हमारे शरीर में, ब्लड सिस्टम के द्वारा, एंड स्टोर्ड इन लीवर, और लीवर में स्टोर हो जाता है। सेलुलोज में क्या होता है, सेलुलोज में आप लिखेंगे फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। जैसे प्लांट का जो आउटर एरिया होता है उसका यूज होता है इसमें। जैसे लकड़ी हो गया ना, लकड़ी के जो बाहर का पार्ट होता है ना, फ्रेमवर्क, वो होता है सेलुलोज। जैसे कोई भी पौधा ले लो, उसका जो बाहरी परत होता है वो सेलुलोज होता है। स्टार्च क्या होता है समझ में आया, एज ए सीड इन प्लांट सीड, एज ए फूड, प्लांट सीड में एज ए फूड का कार्य करता है स्टार्च। ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है विया ब्लड सिस्टम एंड स्टोर होता है लीवर में। जो आपका तीसरा होता है सेलुलोज होता है, सेलुलोज होता है कि फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ठीक है। और ये सभी याद रखिएगा, जैसे स्टार्च से ग्लूकोज बनाया जा सकता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाया जा सकता है, एंड सेलुलोज से भी ग्लूकोज बनाया जा सकता है। ग्लूकोज से अगर ये तीनों मिलते हैं तो तीनों से मिलकर ग्लूकोज बनाया जा सकता है। नोट पॉइंट में लिख लेंगे, नोट पॉइंट कि डी ग्लूकोज इज interconvertible in starch,
ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। मतलब जो डी ग्लूकोज होता है ना वो इंटरकन्वर्टिबल भी होता है, मतलब सेलुलोज से भी बन सकता है, स्टार्च से भी बन सकता है एंड ग्लाइकोजन से भी बन सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ, बातें समझ में आ गई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब हम ग्लूकोज का यूज पढ़ लें, कहां कहां यूज होता है। चलो हटा दें इसको, एक बार नोट डाउन करेंगे फटाफट से सब लोग। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। चलो, यूज ऑफ बायोपॉलीमर्स ऑफ प्लस डी ग्लूकोज। बायोपॉलीमर्स का यूज करेंगे प्लस डी ग्लूकोज का। ठीक है, यूज ऑफ बायोपॉलीमर्स ऑफ प्लस डी ग्लूकोज, प्लस डी ग्लूकोज का हम लोग यूज करने वाले हैं। कहां कहां यूज होता है? सबसे पहले अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूं, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले अगर हम ग्लाइकोजन की बात कर लेते हैं, ग्लाइकोजन कहां यूज होता है? ग्लाइकोजन एज ए एनिमल स्टार्च के रूप में होता है, तो इसका यूज कहां होता है वो लिख लेंगे। इसका यूज होता है लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के रूप में, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज इन लीवर एंड मसल्स। इट मीन्स दैट ये क्या होता है, ग्लाइकोजन आपके ट्रांसपोर्ट होता है विया ब्लड सिस्टम एंड आपके लीवर में जाकर ये फिक्स मतलब स्टोर होता है। तो लीवर में और मसल्स में आपको एनर्जी बनाए रखने के लिए ग्लाइकोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड स्टार्च की अगर हम बात करें, स्टार्च का यूज कहां होता है? स्टार्च का यूज होता है, स्टार्च पाया जाता है हमारे फूड में। अरे लिखा गया ना उसमें कि इन प्लांट सीड एज अ फूड, फूड के रूप में ये मिलता है। जैसे पोटैटो में पाया जाता है ना, पोटैटो में स्टार्च मिलता है, ब्रेड में मिलता है, ब्रेड में स्टार्च रहता है, और राइस में स्टार्च रहता है, एटसेट्रा। इन सभी में एज ए फूड, आप सभी जानते हैं कि फूड है, इन सभी में स्टार्च पाया जाता है। और अगर हम बात करें लास्ट, सेलुलोज का यूज कहां होता है? सेलुलोज का यूज कहां होता है? तो आप सभी जानते हो सेलुलोज क्या है कि पौधे का बाहरी परत, जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी की बाहर वो परत जो होती है सबसे ऊपर वाली, उसका यूज कहां हो सकता है? उसका यूज पेपर रूप में हो सकता है, पेपर बनाने के लिए। जैसे बांस देखे हो ना, बांस का जो ऊपर का परत होता है ना, उससे आपका पेपर बनता है, जो आप लिखते हो। ये जो पेज है, ये देखो यहाँ पर, ये जो पेज होती है ना, ये जो नोट्स बनी हुई है आपकी, ये पेज बांस के उससे बना होता है। और भी चीजें मिलाई जाती हैं, बट उसी से बना होता है, तो वहां पर यूज होता है। मनी, नोट उसी पेपर से बना होता है। और जिसका यूज हम, अगर मनी का पेपर बता दें, जिसका यूज हम इकोनॉमिक्स में करते हैं, इकोनॉमिक्स में, और इसका यूज वुड के रूप में होता है, लकड़ियों के, क्योंकि लकड़ी का ऊपर परत होता है, लकड़ियों के रूप में होता है, जिसे हम कुछ भी शेल्टर बनाने के लिए काम लाते हैं, घर बना देते हैं, या फिर आप जो ये मेज रखी गई है, पोडियम रखा गया है, और टेबल हो गया, कुर्सी हो गई आपकी लकड़ी की, दरवाजा हो गया, ये सभी चीजें यूज होती है, सेलुलोज का यूज होता है उसमें। नेक्स्ट, कॉटन के रूप में यूज किया जाता है, कॉटन क्लॉथिंग में। ठीक है, कॉटन जैसे यहाँ पर का कॉटन का कपड़ा हो गया ना, उसमें यूज होता है इसका, सेलुलोज का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, टेक स्क्रीनशॉट सुन। आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आगे आज ना पढ़ाते हो क्योंकि 45 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे कल। तो उम्मीद करते हैं आज जितनी भी चीजें पढ़ाई गई सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी।
एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहेंगे कि आज हमने पढ़ा क्या क्या। सबसे पहले बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ा, फिर आप सभी पढ़े कंटेंट के बारे में, एंड नेक्स्ट हम चैप्टर बताए जो कि हमारा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने वाले हैं। एंड अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारी नोट्स और बुक पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। सो बार बार ना बताना पड़े, आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको नोट्स वगैरह मिलती रहेंगी वहां पे, ठीक है। एंड जिसको बैच चाहिए, बैच के लिए हमने बताया ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा हमने, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, मॉडर्न डिफिनीशन, क्लासिकल डिफिनीशन, एंड देन उसके बारे में पढ़ा हमने, ग्लूकोज के बारे में पढ़ा। सो कल पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सब लोग तैयार रहिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।